गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फाइटर बेस 2.0। आज हम जो इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं विभिन्न सजीवों में जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ जो है वो कल डिस्कस किया था हमने। आज हम उसको एनसीईआरटी से टैली कर रहे हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है उसके बारे में। चलो, प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। प्राणी जगत में, जंतु जगत में उत्सर्जी अंग एक जैसा नहीं होगा, वृक्क या किडनी नहीं होगा। अलग अलग जीवों में उत्सर्जी अंग अलग अलग होंगे, ऐसी बात हम कर चुके हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकार रूप में होती है। अकशेरुकी निम्न जंतु आते हैं, संघ स्पंज से या पोरीफेरा से लगाकर संघ इकाइनोडर्मेटा तक अकशेरुकीय हैं। उनमें क्या है? सरल नलिकार संरचना है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकार अंग है, जिन्हें क्या नाम दिया है? वृक्क कहा जाता है। कशेरुकियों में वृक्क है और अकशेरुकियों में सरल नलिकाकार संरचना है। और इन संरचनाओं की डिटेल स्टडी नीचे दी गई है। अधिवृक्क, जिन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं कहा है, प्लेटीहेल्मिन्थिस संघ चपटेक्रमी जैसे प्लेनेरिया उदाहरण है। रोटिफर्स और एनालिड्स, सिफेलोकार्डेट्स, एम्फियोक्सस आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, ज्वाला कोशिकाएं हैं, ये किस किस में मिलेगी? प्लेटीहेल्मिन्थिस चपटेक्रमी, रोटिफर्स, कुछ एनालिड्स, सभी एनालिड्स नहीं, कुछ एनालिड्स, सिफेलोकार्डेट्स जिसका उदाहरण है एम्फियोक्सिस में उत्सर्जी अंग क्या होगा? प्रोटोनेफ्रिडिया, ज्वाला कोशिकाएं देख चुके हैं हम। अधिवृक्क प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव्य के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित है। अधिवृक्क जो है, प्रोटोनेफ्रिडिया जो है, ये क्या करता है? आयन और द्रव का परासरण नियमन में क्या करता है? सहायता करता है। तो आयन और द्रव के परासरण नियमन में परासरणता, सांद्रता को नियमित रखता है। आयंस की और द्रव्य की मात्रा को नियमित रखता है। इसमें सहायता कौन करेगा? प्रोटोनेफ्रिडिया। अब आगे अगर बात करें यहां से, केंचुए व अन्य एनालिड्स, एनालिड संघ का केंचुआ सदस्य है। नलिकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने का क्या करते हैं? कार्य में सहायता करते हैं। संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। वृक्क मतलब नेफ्रिडिया है। ये वृक्क क्या है? नेफ्रिडिया। ये किडनी नहीं है, ये क्या है? नेफ्रिडिया है। तो केंचुए व अन्य एनालिड्स में वृक्क जो है, नेफ्रिडिया जो है, वो किस में काम करते हैं? नाइट्रोजनों का अपशिष्ट पदार्थ को सही से बाहर करने में, द्रव तथा आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। अगला संघ चले, तिलचट्टा, काकरोच सहित अधिकांश कीटों में, कीट है कौन? तिलचट्टा, काकरोच। उत्सर्जी अंग, ये संघ आर्थ्रोपोडा के जीव है। मालपीगी नलिकाएं पाई जाती है। जैसा मैंने बताया था, मालपीगी नलिकाएं कीटों में आर्थ्रोपोडा संघ में तिलचट्टा में मिलेगी। मालपीगी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती है। मालपीगी नलिकाएं उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर करना और परासरण नियमन में भी क्या करती है? सहायता। ये झींगा जो प्राण है, ये भी कहाँ का सदस्य है? आर्थ्रोपोडा संघ का ही है। क्रस्टेशियन है। जैसे क्रस्टेशियन प्राणियों में श्रृंगिका ग्रंथियां, एंटीनल ग्लैंड्स और हरित
ग्रंथियां ग्रीन ग्लैंड उत्सर्जन का क्या करती है कार्य। तो दोनों तिलचट्टा कॉकरोच और झींगा प्राण जो है, ये दोनों के दोनों आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं और दोनों में उत्सर्जी अंग अलग अलग है। इधर मालपिघी नलिका है और इधर है संगिक ग्रंथियां या हरित ग्रंथियां। चलो अब हम चलें, अगर हम मानव की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो हमारा मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या रहेगा। तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग हम जानते हैं वृक्क या किडनी होगी। बाकी यहाँ एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बस इतने तक दिया है। हमने इसके आगे भी देखा है, ये आर्थ्रोपोडा है, हमने मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा तीनों की बात की है, अलग अलग उत्सर्जी अंग है। चलो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मानव में उत्सर्जी तंत्र। मानव में उत्सर्जी तंत्र जो है वो अगला हमारा टॉपिक है कि मानव में उत्सर्जी तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र की हम अब बात करने वाले हैं आगे। तो चलो इसको समझते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारा टॉपिक है यहां पर। अब अगर इस टॉपिक की बात करें, उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क, और यहां मिलता है एक जोड़ी वृक्क किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। चलो इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र से हम ये समझेंगे कि ये जो मानव का उत्सर्जित तंत्र है ये किस प्रकार का होता है। चित्र के माध्यम से समझेंगे इसको। ये है हमारी वृक्क, ये हमारी दूसरी वृक्क, ये वृक्क है, इसके ऊपर ये टोपी जैसी संरचना एड्रिनल ग्रंथि है। टोपी जैसी संरचना लगा दी एड्रिनल ग्रंथि। ये यहां से यूरेटर, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लेडर, मूत्राशय, ये आया इधर से,
मूत्रवाहिनी। क्या है यह? मूत्रवाहिनी। और अब हम रक्त वाहिनियों की बात करें यहां पर, यह है रक्त वाहिनी और ये दूसरी वाली रक्त वाहिनी बना ले अपन ब्लू कलर की। और ये रक्त वाहिनी इधर रक्त, ये रक्त वाहिनी इधर से निकली। ठीक है, अब इसकी संरचना को यह है हमारा किडनी का संरचना। अब इसके थोड़ा अंदर और चीजें बना लें। ये है रीनल पिरामिड्स, यह है किडनी की संरचना। अब इस किडनी की संरचना में हमको समझना है चीजें, हम लेबलिंग करेंगे इसमें। मनुष्य की जो वृक्क की संरचना है, उत्सर्जित तंत्र की अगर हम संरचना की बात करें तो उत्सर्जित तंत्र में एक जोड़ी क्या मिलते हैं? वृक्क, मुख्य अंग। यह है हमारा वृक्क। यह रहा एक जोड़ी हमारे पास, क्या है? वृक्क। और इसके ऊपर यह टोपी जैसी संरचना है, यह कहलाती है एड्रिनल ग्रंथि। ऊपर टोपी जैसी संरचना, इधर भी एड्रिनल ग्रंथि और इधर भी क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। ये दो रक्त सप्लाई करने वाली पृष्ठ महाधमनी और ये महाशिरा। ये है महाशिरा। महाशिरा अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करती किडनी से और महाधमनी शुद्ध रक्त किडनी में पहुंचाती है। तो ये महाशिरा और ये महाधमनी। अब अगर इसमें ध्यान से देखें हम तो ये है यहां पर एक जोड़ी मूत्र वाहिनी, यूरेटर। ये किडनी वृक्क मतलब, ठीक है। अब ये चले यहां पर आगे हम, तो ये है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और ये मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। इसमें अगर किडनी में चले हम तो ये उसका क्या है? आवरण। ये किडनी के दो भाग, अंदर की तरफ मध्यांश, बाहर की तरफ वलकुट। और इन्हें कहा जाता है पिरामिड्स।
ये यूरेटर जहां प्रवेश करती इसे कहा जाता है हाइलम। चलो, तो अब हम इस किडनी की संरचना को एक बार फिर से समझने जा रहे हैं। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। और वृक्क की बात करें तो वृक्क जो है वो संख्या में एक जोड़ी मिलेंगे मनुष्य में। 2 किडनी होती है मनुष्य में, लेकिन एक किडनी से भी वो काम चल सकता, उत्सर्जन उतना नहीं चलेगा, आधा अधूरा रहेगा, लेकिन एक किडनी से भी काम चल सकता है मनुष्य में। वृक्क की संख्या कितनी होगी? एक जोड़ी, 2 होंगे। आगे बात करें तो वृक्क में जो रक्त वाहिनी रक्त लाती है वो होती है पृष्ठ महाधमनी, शुद्ध रक्त लेकर आती है, और यहां से ये निकलती है रीनल, इन्हें कहा जाता है रीनल धमनी, और इसको कहा जाता है रीनल सीरा। क्योंकि ये तो जो पाइपें हैं ये तो सब जगह से रक्त इकट्ठा करेगी और रक्त पहुंचाएगी। इनमें से पतली शाखा जो किडनी के अंदर जाती है, वृक्क में जाती है, वो रीनल धमनी, वो लेकर आती है शुद्ध रक्त, वो रीनल सीरा है। जिस क्षेत्र से ये वृक्क में प्रवेश करेगी वो क्षेत्र कहलाता है हाइलम। नोच कॉनकेव शेप है, कॉनकेव होता है ऐसा झुका हुआ, कॉनकेव शेप होता है, जिसे क्या नाम दिया है? हाइलम। हाइलम से ये प्रवेश करती है, और हाइलम से ही प्रवेश कौन करता है? मूत्रवाहिनी यूरेटर। एक जोड़ी यूरेटर भी कहां से निकलते हैं? हाइलम से। ये क्या लाते हैं? ये अपने में लाते हैं मूत्र लाते हैं। वृक्क में जितना भी मूत्र निर्मित हुआ है उस मूत्र को लेकर कौन आएगा? उस मूत्र को लेकर आएगा मूत्रवाहिनी। कौन लाएगा? मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी उस वृक्क से पूरा मूत्र इकट्ठा करती है और लेकर आकर किस में खुलती है? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो वृक्क है इसमें 2 भाग दिख रहे हैं आपको। बाहर की तरफ कहलाता है वलकुट, ये वाला, और अंदर क्या भाग कहलाता है? मध्यांश। बाहरी भाग कहलाता है, आवरण कहलाता है वलकुट, और अंदर का आवरण क्या कहलाता है? मध्यांश। और इस मध्यांश में आपको ये पिरामिड जैसे त्रिभुजाकार संरचनाएं दिख रही होगी, और इन्हें कहा जाता है पिरामिड। क्या नाम दिया जाता है? पिरामिड। तो किडनी जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? पिरामिड। और बाहर की तरफ जो है वो क्या है? वलकुट। अंदर की तरफ जो है वो क्या है? मध्यांश। ये जो मध्यांश सभी मूत्र को इकट्ठा करते हैं वो जगह कहलाती है पेल्विस। उस जगह का नाम क्या है? पेल्विस। पेल्विस वो जगह है जहां पर सारा मूत्र छोड़ दिया जाता है, सारी नालियां जाकर खुल जाती है, जिस जगह वो कहलाता है पेल्विस। पेल्विस से यूरेटर में मूत्र आता है, और यूरेटर से मूत्र कहां पहुंच जाएगा? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। जहां मूत्र संचित होगा, ये गुब्बारे जैसी, बलून जैसी संरचना है। कौन? मूत्राशय। जहां पर मूत्र क्या होगा? इकट्ठा। फिर यहां से आगे एक वाल लगा होता है, और जब मूत्र भर जाता है तो यह वाल खुल जाता है ब्रेन के द्वारा, और जैसे ही ये वाल खुलेगा, कपाट खुलेगा, मूत्र मार्ग से मूत्र कहां निकल जाएगा? शरीर से बाहर। ये मूत्र मार्ग मैंने बताया था। मूत्र मार्ग जो होता है ये बाह्य जनेंद्रिय, मनुष्य का, नर का बाह्य जनेंद्रिय शिश्न के द्वारा कहां खुलेगा? बाहर। इस प्रकार मूत्र शरीर से कहां निकल जाता है? बाहर। तो ये पूरी संरचना जो है, ये पूरी संरचना उपस्थित कहां है? ये उपस्थित है उदर खंड में। अधर सतह में कि पृष्ठ सतह में? पृष्ठ सतह पर। किडनी जो है वो पृष्ठ सतह पर है, और ये वृक्क जो, ये मूत्राशय जो है, यूरिनरी ब्लैडर, ये अधर सतह पर है। ध्यान रखना, वृक्क कहां है? पृष्ठ सतह पर, और मूत्राशय कहां है? अधर। तो ये यूरेटर जो दिख रहे हैं ये सीधे ऐसे खड़े नहीं, ये ऐसे लगे हुए हैं, सामने ऐसे ला रहे हैं, सामने की तरफ इकट्ठा है ये दोनों के दोनों। तो ये दोनों के दोनों कहां आ रहे हैं? सामने की तरफ। ये ध्यान रखना है। तो यूरेटर मूत्र वाहिनी में जो खुलते हैं वो ऐसे आते हैं पृष्ठ सतह से,
अधर सतह की तरफ आएंगे। तो फिर देखें हम, मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य अंग वृक्क है। कितने वृक्क है? एक जोड़ी, जिनके ऊपर टोपी जैसी संरचना क्या लगी हुई है? एड्रिनल ग्रंथि। एक जोड़ी मूत्र वाहिनी जो मूत्र लेकर आएगी। एक क्या है? मूत्राशय। और एक क्या है? मूत्र मार्ग। एक क्या है? मूत्र मार्ग। तो ये हमने अभी क्या देखा है? मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे, वृक्क के अंदर की संरचना को समझेंगे। किसकी संरचना? वृक्क के अंदर। तो अब हम वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। वृक्क शुरुआत करते हैं यहाँ पर। इस पूरे तंत्र में जो हमने देखा उसमें हम एक एक करके सारे भाग स्टडी करेंगे। सबसे पहला भाग है हमारा वृक्क। वृक्क या किडनी। वृक्क या किडनी। वृक्क या किडनी की अगर हम बात करें तो इसका जो आकार होता है वो आकार सेम के बीज के आकार की है। पहली बात, आकार सेम के बीज के क्या होती है? आकार की है। पहली बात, सेम का जो बीज होता है उसी आकार की कौन है? वृक्क। पहली बात। दूसरी बात, इसका रंग, रंग की बात करें हम, गहरा लाल रंग, गहरा भूरा लाल रंग होता है इसका। गहरा भूरा लाल रंग होता है इसका। किसका? किडनी का। तो गहरा भूरा लाल रंग होता है। कहां उपस्थित है ये? तो ये पृष्ठ सतह पर T12 से लगाकर L3 तक फैली होती है। अंदर की तरफ, आंतरिक। दूसरी बात, पृष्ठ सतह पर कैसी है? आंतरिक, अंदर की तरफ। तो ये हमारी सतह जो है ये अधर सतह, और ये पीठ वाली जो सतह है इसे क्या कहा है? पृष्ठ सतह। तो किडनी आगे की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ है। पृष्ठ सतह पर अंदर की तरफ, आंतरिक सतह पर कहां से कहां तक फैली हुई है? थोरेसिक वर्टिब्री। ये जो हमारा रिब केज है इसमें वर्टिबल कॉलम है, रिब से पसलियां हैं। इसमें 12 जोड़ी पसलियां हैं। उसमें से 12वें जोड़ी पसली से लगाकर हमारा देखेंगे हम सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सेक्रम और कोकिक्स। ये 5 हमारी वर्टिबल कॉलम कशेरु दंड में उपस्थित वर्टिब्री है, कशेरु की है। और इसमें से ये कशेरु की है 12 और ये लंबार है 5। तो ये 12 से लगाकर 3 तक फैली हुई है। कौन? वृक्क या किडनी। कितनी है ये? कहां से कहां तक है? 12 से लगाकर 5वीं लंबार तक। थोरेसिक 12, लंबार 5 तक ये फैली हुई है। चलो आगे बात करें इसमें हम। वृक्क की बात करें तो कितनी होगी संख्या में? एक जोड़ी। संख्या में कितनी होगी? एक जोड़ी। 2 होंगी संख्या में, एक जोड़ी है वृक्क। फिर आगे अगर बात करें हम इसकी लंबाई की, तो इस वृक्क की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई है 5 से 7 सेंटीमीटर और गहराई है 2 से 3 सेंटीमीटर और इसका भार है 120 से 170 ग्राम। तो अब हम इसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये जो लंबी होती है, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर।
इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 5 से 7 सेंटीमीटर। और इसकी गहराई, गहरी कितनी होगी, वो कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर। भार, वेट करके देखते हैं तो इसका वेट, भार कितना आता है, 120 से 170 ग्राम इसका क्या आता है, वेट या भार आता है। तो ये हमने वृक्क या किडनी की संरचना देखी। अब इसमें अगर और देखें तो एक यहां पर कॉनकेव आकार की, कॉनकेव आकार की संरचना है। ये है कॉनकेव, ये कॉनकेव आकार की संरचना जिसको हमने नाम दिया है हाइलम। क्या नाम दिया है, हाइलम। एक कॉनकेव, एक खाज बनी हुई है, नोच जैसा बना हुआ है, जिसको क्या बोला है, हाइलम। और इसी हाइलम की जगह से प्रवेश करती है रक्त वाहिनी। कौन प्रवेश करेगी, रक्त वाहिनी प्रवेश करती है। दूसरा यूरेटर, ये दर्शाया यूरेटर, मूत्र वाहिनी, ये भी यहीं से प्रवेश करती है। रक्त वाहिनी भी यहीं से प्रवेश करेगी और मूत्र वाहिनी भी यहीं से प्रवेश करती है। उस जगह का नाम क्या है, हाइलम। और हाइलम के बाद में एक कीप नुमा संरचना है, ऐसी कीप नुमा संरचना है जिसको हमने नाम दिया है पेल्विस। क्या नाम दिया है, पेल्विस। कैसी संरचना है, कीप नुमा संरचना, जिसको क्या बोला है, पेल्विस। और इस पेल्विस से निकले होते हैं छोटे छोटे कैलिसेस। क्या निकलते हैं, कैलिसेस। इस तरह से निकलते हैं कैलिसेस। और ये मूत्र का क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं मूत्र को, तो इनको कहा जाता है कैलिसेस। क्या नाम दिया है, कैलिसेस। अभी और इनको आगे हम जब आंतरिक संरचना देखेंगे वृक्क की, तब और देखेंगे इस संरचनाओं को। तो ये वाला भाग पेल्विस है। कैसा है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। पेल्विस फनल शेप्ड इसलिए होगा क्योंकि इसमें सब आकर खुल जाएंगे, सारी मूत्र वाहिनियां, जो सारी की सारी नेफ्रॉन जो है वो सब आकर इसमें ही खुलेंगे, पेल्विस में। पेल्विस से मूत्र जाएगा किसमें, मूत्र वाहिनी में। तो ये हमने संरचना देखी है वृक्क की। अब इसके बाद चलेंगे वृक्क की हम आंतरिक संरचना। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इसको एनसीईआरटी से टेली कर लें, फिर इसकी आंतरिक संरचना पर चलेंगे। यह है एनसीईआरटी में मानव उत्सर्जन तंत्र। देख लेते हैं हम मानव उत्सर्जन तंत्र। थोड़ा चित्र को और ऊपर ले जाएं। यह है एक जोड़ी वृक्क। क्या है, एक जोड़ी वृक्क। एक किडनी थोड़ा ऊपर रहेगी। लेफ्ट और राइट में अगर हम देखें तो यहां पर जो लेफ्ट वाली किडनी है वो थोड़ा सा कहां है, ऊपर की तरफ है। यहां वृक्क ऊपर की तरफ, और ऊपर लगा हुआ है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। यह है पृष्ठ महाधमनी, यह है पश्च महाशिरा। महाधमनी रक्त शुद्ध पहुंचाती है और महाशिरा रक्त अशुद्ध कलेक्ट करती है। और इनसे निकलने वाली शाखाएं जो हैं इनको हमने नाम दिया है वृक्क धमनी और वृक्क शिरा। ये वाली जो नीचे दिख रही है ये वृक्क शिरा, और ये ऊपर दिख रही है ये क्या है, वृक्क धमनी। धमनी और शिरा पतली पाइप है जो किडनी के अंदर प्रवेश करती है। फिर देखें तो ये एक जोड़ी आपको यहाँ दिखाई देंगे मूत्र वाहिनी, जो मूत्र को इकट्ठा करके लाती है। फिर यहाँ नजर आ रहा आपको मूत्राशय। क्या है ये, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर जो मूत्र को इकट्ठा करता है। और सबसे आखिरी भाग है मूत्र मार्ग। ये वाला क्या है, मूत्र मार्ग। ये वाला जो फनल शेप्ड संरचना दिख रही है उसी को क्या नाम दिया है, पेल्विस। फनल के आकार की संरचना है
उसे क्या नाम दिया है? पेल्विस। मैंने बताया था फनल के आकार की है, दिख रहा है यहाँ फनल के जैसा है, क्योंकि ये सभी जगह से मूत्र को इकट्ठा करेगी, फनल शेप है। और ये वाला जो नोच दिख रहा है, इस नोच को नाम दिया है हाइलम। ये आगे वाले आंतरिक संरचना में देखेंगे हम। ये वृक्क का क्या है? आवरण। और ये इसमें है मध्यांश भाग, और ये अंदर वाला और बाहरी भाग को क्या बोला? वलकुट। वृक्क के दो भाग हैं, आंतरिक मध्यांश, और परिधीय भाग होता है वो क्या है? वलकुट। तो ये दो भाग है इसके यहाँ पर। आगे चले तो मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क है, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग का बना होता है। वही एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी वृक्क मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एक और मूत्रमार्ग एक से बना होता है। वृक्क सेम के बीज के आकार की, जैसा मैंने बताया, भूरे लाल रंग की, गहरे भूरे लाल रंग की होती है। और ये अंतिम वक्षीय मतलब T12 से तीसरी कटी कशेरुकिका L3, कटी कशेरुका मतलब लंबार की बात चल रही है, L3 के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। T12 से L3 तक तीसरी कटी कशेरुकी का तक फैली होती है। वही बताया जो मैंने, वही है यहाँ पर। वयस्क मनुष्य में प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 और मोटाई 2 से 3, और भार 1 से 70 ग्राम, 120 से 170 ग्राम का इसका क्या होता है? भार। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कानकेव, मैंने बताया अवतल मतलब कानकेव सतह के मध्य में खांच होती है, जिसे हाइलम कहते हैं। ये वाली जो खांच है इसे हमने क्या नाम दिया है? हाइलम। क्या बोला है? हाइलम। इससे होकर मूत्र नलिका और रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। तीन चीजें प्रवेश करती है, मूत्र वाहिनी, दूसरा रक्त वाहिनी, और तीसरा जो प्रवेश करता है वो तंत्रिकाएं, कोशिकाएं। ये तीन यहां से क्या करती है? इसके अंदर प्रवेश करती है। इसके माध्यम से क्या करेगी? अंदर प्रवेश। आगे अगर इसमें चलें, हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार का रचना होती है, जिसे वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। ये यहां पर पेल्विस वाला भाग, ये वाला भाग कैसा है? ये फनल शेप्ड। कैसी संरचना है? फनल शेप्ड संरचना, जिसको क्या नाम दिया है यहाँ पर? पेल्विस। ये रखा यहाँ पर, पेल्विस नाम दिया। कैसी संरचना? फनल जैसी। हाइलम के भीतर की ओर कीप के आकार की, फनल के आकार की, कीप के आकार की संरचना है, जिसे वृक्कीय श्रोणी पेल्विस कहते हैं। इससे निकलने वाले प्रोजेक्शंस को केलिक्स कहा जाता है। और इससे ये प्रोजेक्शन निकलते हैं, ये वाले, ये प्रोजेक्शन निकलते हैं। इस कप से इस तरह के प्रोजेक्शन निकलते हैं, जिन प्रोजेक्शंस को क्या नाम दिया है? इन प्रोजेक्शंस को नाम दिया है केलिक्स। केलिक्स इनको क्या है? नाम दिया। ये प्रोजेक्शंस निकले हैं ऐसे। किससे प्रोजेक्शन निकले हैं? ये प्रोजेक्शन निकले हुए हैं किस भाग से निकलते हैं? तो ये पेल्विस भाग से निकलने वाले प्रोजेक्शंस को ही क्या नाम दिया है? केलिक्स। ठीक है। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क जो है वो बाहर की सतह पर क्या होगा? दृढ़ संपुट होगा। वृक्क आवरण कहते हैं, ये संपुट होगा दृढ़, जिसे क्या कहा जाएगा? वृक्क आवरण। और वृक्क में दो भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट कार्टेक्स और भीतरी मध्यांश मेडुला। तो यह है वृक्क की आंतरिक संरचना। क्या है? वृक्क की आंतरिक संरचना। तो ये वृक्क की आंतरिक संरचना का क्या है? यहाँ पर चित्र है। इस
वृक्क की संरचना को, मतलब वृक्क को काट कर अंदर से अब हम क्या करने वाले हैं, स्टडी। और वृक्क अगर हम देखें तो एक बाहर मोटे दृढ़ आवरण से घिरा हुआ है, जिसको दृढ़ संपुट कहा जाता है, बाहरी आवरण। और वृक्क में दो भाग है यहाँ पर, एक बाहरी वलकुट और एक भीतरी मध्यांश। बाहरी वलकुट है और भीतरी क्या है, मध्यांश। तो ये दो भाग होते हैं वृक्क या किडनी की आंतरिक संरचना का। अब हम अध्ययन करने वाले हैं आज वृक्क की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। वृक्क की आंतरिक संरचना। तो चलिए अब हम चलते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना पर। यह है वृक्क ये वृक्क की संरचना। यह वृक्क का दोहरा आवरण, मोटा थिक आवरण। ये वृक्क का आकार सेम के बीज के आकार की, यह है इसका आवरण, जिसे हमने नाम दिया है वृक्क आवरण। क्या कहा है इसको, वृक्क आवरण। दोहरी झिल्लियों से मोटा आवरण जो बना हुआ है वृक्क का, वो से हमने नाम दिया है वृक्क आवरण। फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा जहां से वाहिनी निकली, ये मूत्र वाहिनी निकली है, ये मूत्र वाहिनी का, ये मूत्र वाहिनी का हिस्सा जिसको हम कहते हैं मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी यूरेटर, ये वाला मूत्र वाहिनी यूरेटर है। ये इधर वृक्क आवरण, मोटा आवरण वृक्क को घेरे हुए है, किडनी का आवरण है। ये इधर से गई रक्त वाहिनी, महाधमनी और महाशिरा। ये महाधमनी जो अंदर प्रवेश कर रही है रक्त को लेकर, और ये महाशिरा जो रक्त लेकर बाहर आ रही है। ये इसको यहीं बना दें। रक्त लेकर जाने वाली वाहिनी को हमने कहा है रीनल इधर वाली है धमनी, और ये है रीनल सिरा। ऊपर वाली है रीनल धमनी, नीचे वाली है रीनल सिरा।
धमनी रक्त, शुद्ध रक्त लेकर जाएगी वृक्क में, और सिरा जो है, रीनल सिरा जो है वो शुद्ध रक्त लेकर आएगी इससे। अशुद्ध रक्त लेकर आएगी सिरा, और शुद्ध रक्त लेकर जाएगी कौन? धमनी। तो ये जो महाधमनी और महासिरा है, ये कहां से प्रवेश करेंगे? एक नोच जैसी संरचना है। कैसी संरचना है? एक नोच जैसी खांच है, और इस पूरी खांच को नाम दिया गया है, वो नाम है हाइलम। क्या नाम दिया गया है? हाइलम। इस हाइलम से ही मूत्रवाहिनी अंदर प्रवेश करती है, और दोनों रीनल धमनी और रीनल सिरा, ये दोनों भी किससे प्रवेश करेंगे? जिस खांच से प्रवेश करेंगे उसका नाम है हाइलम। अब इस मूत्रवाहिनी में, इसकी बात चल रही है मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी में आकर एक प्याले के समान संरचना है, जिसको हम नाम देते हैं, प्याले के समान संरचना है जिसको हम नाम देते हैं पेल्विस। क्या नाम दिया है? पेल्विस। और इस पेल्विस का आकार प्याले के समान है, ये ऐसी प्याले के समान है पेल्विस, और ये प्याला खुलता है मूत्रवाहिनी में। प्याला किसमें खुलेगा? मूत्रवाहिनी में। जैसा मैंने कल बताया था, इसमें प्याला किसमें खुलने वाला है? मूत्रवाहिनी में। और इससे निकलने वाली इन प्रोसेस को हमने नाम दिया है कैलिक्स। इनको कहा है कैलिक्स। अंदर वाले क्षेत्र को क्या कह दिया है? पेल्विस। और इससे निकलने वाली इन प्रोसेसेस को क्या नाम दिया है? कैलिक्स। ये जो प्रोसेसेस हैं इनको हमने क्या कहा है? कैलिक्स। और ये जो वाला क्षेत्र है इसे क्या नाम दिया है? पेल्विस। तो पेल्विस वो क्षेत्र है जहां सारा मूत्र क्या किया जाएगा? एक साथ इकट्ठा। और मूत्र जिस क्षेत्र में इकट्ठा होगा उसे क्या कहा गया है? पेल्विस। और जिससे मूत्र आएगा इन भागों से, इन्हें क्या नाम दिया है? कैलिक्स। और ये कैलिक्स से जुड़े हुए होते हैं इस वृक्क के दो भाग। वृक्क के दो भाग हैं। दो भाग, बाहर का क्षेत्र, बाहरी वलकुट, और आंतरिक मध्यांश। बाहरी क्या है? वलकुट, और आंतरिक क्या है? मध्यांश। बाहर की तरफ जो क्षेत्र है वो वलकुट है, और अंदर की तरफ आंतरिक क्षेत्र है वो क्या है? मध्यांश। तो ये बाहर वाला क्षेत्र जो कहलाता है ये कहलाता है वलकुट, और ये अंदर वाला क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? मध्यांश। ये है मध्यांश। और ये कहलाते हैं रीनल पिरामिड्स। ये क्या कहलाते हैं? रीनल पिरामिड्स। इनको नाम दिया है पिरामिड्स। ये अंदर वाला जो भाग है, पिरामिड वाला जो भाग है, इसे नाम दिया है मध्यांश। और ये बाहर वाला भाग है, ये वाला पूरा भाग कहलाता है, ये रीनल पिरामिड से, और ये अंदर वाला भाग कहलाता है मध्यांश। अंदर वाला भाग क्या है? मध्यांश। बाहर वाला भाग क्या है? वलकुट। और इसमें लगे ये पिरामिड के आकार के, त्रिभुज आकार के, इन्हें क्या कहा गया है? रीनल पिरामिड्स। और इनसे निकला हुआ पतला पतला सिरा जिसे क्या नाम दिया है? रीनल पेपिला। क्या बोला गया है? रीनल पेपिला। और ये जो वलकुट का क्षेत्र मध्यांश वाले क्षेत्र में उतर गया है, इसे कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्तनी।
से नाम दिया है बर्तनी के स्तंभ। क्या बोला गया है? बर्तनी के स्तंभ। बर्तनी के स्तंभ इनको नाम दिया गया है। पहली बात, इसको कहा गया है रीनल पेपिला, और यहां लगे होते हैं वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन। ये लगे हुए हैं नेफ्रॉन। ये क्या लगे हुए हैं? नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन आकर किस में खुलते हैं? रीनल पेपिला के माध्यम से जाएंगे केलिक्स में, और केलिक्स किस में खुल जाएगा? पेल्विस में। ये मूत्र यहां आएगा और ये मूत्र यहां से कहा जाएगा? मूत्र वाहिनी में, और मूत्र वाहिनी खुलेगी मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में। ये पूरी मध्यांश की क्या थी? सॉरी, पूरी वृक्क की क्या थी? आंतरिक संरचना। ये वृक्क की क्या है? आंतरिक संरचना। वल्कुट का वह भाग जो मध्यांश में अंदर घुस गया है, धंस गया है, उसे कहा है बर्तनी के स्तंभ। क्या नाम दिया है? बर्तनी के स्तंभ। ये मध्यांश का वो पिरामिड का वो सिरा जहां सारे के सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट खुलेगी, वो कहलाता है पेपिला। पेपिला किस में खुलता है? केलिक्स में। और केलिक्स किस में खुलता है? पेल्विस में। और पेल्विस कप जैसी संरचना है, प्याले नुमा संरचना है, जो किस में खुल जाती है? मूत्र वाहिनी में। ये आंतरिक संरचना हो गई किसकी? वृक्क की। चलो इसको हम अब एनसीईआरटी से टेली कर लेते एक बार। ये रही वृक्क की आंतरिक संरचना। ये वृक्क की आंतरिक संरचना। इसमें ये देखो, ये गई है वृक्क धमनी। क्या गई है? वृक्क धमनी शुद्ध रक्त लेकर, और ये निकली है वृक्क सिरा अशुद्ध रक्त लेकर। ये गई है शुद्ध रक्त लेकर और ये निकली है अशुद्ध रक्त लेकर। ये वाला नोच खांच जैसी संरचना जिसमें ये गया है यूरेटर, मूत्र वाहिनी, मूत्र लेकर आया है। और ये वाला हिस्सा कहलाता है पेल्विस। प्याले के समान संरचना क्या कहलाती है? पेल्विस। और ये खांच जैसी संरचना है, इसे हमने कॉनकेव संरचना को नाम दिया था, कल भी बोला था, हाइलम। क्या नाम दिया इसको हमने? हाइलम। और आगे चलें तो ये निकले हुए हैं इससे, इस तरह की ये संरचनाएं, इनको कहा है केलिक्स। क्या नाम दिया है? केलिक्स। इनको ही नाम दिया है केलिक्स। ये कहा गया केलिक्स। दिख रहा है यहां पर ये केलिक्स। ये सब क्या है? केलिक्स। अब अगर हम बात करें तो इन वालों को क्या कहा है? मध्यांश पिरामिड। ये मध्यांश पिरामिड है, और इनमें धागे जैसे दिख रहे हैं, ये है नेफ्रॉन। संरचनात्मक वृक्क की और क्रियात्मक इकाई जिसको क्या नाम दिया है? नेफ्रॉन। ये दिख रहे हैं मध्यांश पिरामिड में। ये है वल्कुट, ये वृक्क का आवरण, मोटा आवरण। ये वल्कुट क्षेत्र अंदर का, बाहर का, और अंदर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्यांश पिरामिड वाला। और इसमें जिस जगह ये धस गए हैं, कौन धस गया है? वल्कुट। इस मध्यांश में यहां धसा हुआ है, इन्हें कहा है बर्तनी के स्तंभ। बर्तनी के स्तंभ इसको नाम दिया है। ये वाला क्षेत्र कहलाता है पेपिला। ये वाले जो है इन्हें क्या नाम दिया है? पेपिला। इन सब को नाम क्या दिया है? पेपिला। पेपिला इनको कहा गया है। तो ये पूरी की पूरी जो संरचना है, ये किसकी है? वृक्क की, जो हमने इस डायग्राम से भी समझी है। चलो इसके पढ़ लेते हैं। इसमें वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट मिलता है, जिसको हम कहते हैं वृक्क आवरण। दृढ़ संपुट जिसे क्या कहा है? वृक्क आवरण। वृक्क दो भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट कार्टेक्स और भीतरी मध्यांश मेडुला। अंदर वाला मध्यांश, बाहरी वाला वल्कुट। वल्कुट मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड, मध्यांश पिरामिड में बटा होता है। ये मध्यांश वाला क्षेत्र ही ट्रायंगुलर शेप के मध्यांश पिरामिड में बट गया है। बस सिंपल सी बातें चल रही यहां, जो कि
चस्कों में फैले होते हैं। किस में फैले होते हैं? ये इसमें कैलिक्स वाला हिस्सा जो पेल्विस है उस चस्कों में क्या होते हैं? फैले होते हैं। वलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं, जिन्हें बर्तनी के स्तंभ कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहते हैं। वलकुट धस जाता है मध्यांश क्षेत्र में और क्या बनाता है? कॉलम्स ऑफ बर्तनी, बर्तनी के स्तंभ बनाने का कार्य करता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकार संरचना वृक्काणु नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक वृक्क के अंदर ये धागे जैसी संरचना जिसको हम बोल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? एक वृक्क में, एक किडनी के अंदर। इनकी संख्या कितनी होगी? 10 लाख। संख्या कितनी होगी? 10 लाख। एक वृक्क किडनी के अंदर इनकी संख्या होती है 10 लाख। 10 लाख संख्या में पाए जाते हैं किडनी के अंदर। कौन पाए जाएंगे? 10 लाख। नलिकार संरचना नेफ्रॉन पाई जाती है, जो क्या है? क्रियात्मक इकाई। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा गया है? नेफ्रॉन। एक्चुअली में फिल्ट्रेशन, छानने का काम कौन करते हैं? वृक्क। तो थोड़ा सा अब वृक्क की संरचना पे चलेंगे। ये जो धागे जैसे दिख रहे हैं यही वृक्क की संरचना है। तो वृक्क ये धागे जैसे संरचना है। यहाँ इधर ये जो धागे जैसी संरचना बनाई थी यही वृक्क है। इस वृक्क को, इस नेफ्रॉन को वृक्क के अंदर ये धागे जैसी संरचना नेफ्रॉन, और इस नेफ्रॉन की संरचना का अब हम अध्ययन करेंगे। अगली हमारी हेडिंग है नेफ्रॉन। एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन, एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन है? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। चलो अब नेफ्रॉन की संरचना देख लें। यहां से ये नेफ्रॉन की संरचना, ये मोटा ट्यूब था, अब यहां जाकर ये पतला हो गया। ये ट्यूब मोटा हो गया। ये वृक्क के क्या बना दी मैंने? संरचना। इस वृक्क की संरचना में ये वाला हिस्सा हम यहां देखेंगे, लाने वाली है अफरेंट और ले जाने वाली है इफरेंट। ये है अभिवाही धमनी और ये है अपवाही धमनी। इधर से अभिवाही धमनी और इधर से कौन आएगी? अपवाही धमनी। रक्त लेकर आने वाली अभिवाही धमनी और रक्त ले जाने वाली अपवाही धमनी। ये है बोमन संपुट।
ये है पीसीटी। पीसीटी समीपस्थ संवलित नलिका। ये है डीसीटी दूरस्थ संवलित नलिका। ये है हेनले पास। हेनले लूप। और ये है संग्रहक नलिका। यहां चलें इसकी संरचना में, तो इस वृक्क की संरचना में जो भाग होते हैं, ये रक्त लाने वाली, शुद्ध रक्त लाने वाली धमनी को कहा है अभिवाही धमनी का। क्या नाम दिया है? अभिवाही धमनी का। और जो रक्त ले जाती है इस बोमन संपुट से, वो अभिवाही अपवाही धमनी का, अफरेंट आर्टेरियोल्स और इफरेंट आर्टेरियोल्स। और जिसमें ये फिट है वो कहलाता है बोमन संपुट प्याले के समान संरचना, और इसे कहा है ग्लोमेरुलस। यह है ग्लोमेरुलस। रक्त वाहिनियों का जाल जो है वो कहलाता है ग्लोमेरुलस। यह है बोमन संपुट। यह है समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी। समीपस्थ संवलित नलिका जिसको कहा जाता है पीसीटी। यह है हेनले का पास, हेनले लूप। यह है डीसीटी दूरस्थ संवलित नलिका। डीसीटी दूरस्थ संवलित नलिका। और ये वाला है संग्रहक नलिका। संग्रहक नलिका जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, वो कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो सभी जगहों से रक्त को क्या करती है? इकट्ठा। सभी नेफ्रॉन से रक्त को क्या करती है? मूत्र को क्या करती है? इकट्ठा। तो मूत्र को इकट्ठा करने वाली सभी जगहों से वो है संग्रहक नलिका। अब इन एक एक करके सभी भाग को इस नेफ्रॉन के हम स्टडी करेंगे, डीप से पढ़ेंगे क्या क्या है। बोमन संपुट प्याले जैसी संरचना, ग्लोमेरुलस रक्त वाहिनियों का जाल, अभिवाही धमनी रक्त लेकर आई है, चौड़ी है, अपवाही धमनी सक्रिय है और रक्त लेकर जा रही है। यह है पीसीटी समीपस्थ संवलित नलिका। यह हेनले पास है दोनों। यह इधर अब यहां पर डिसेंडिंग और इधर असेंडिंग। और ये डीसीटी दूरस्थ संवलित नलिका। यह है संग्रहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट्स। अब इसकी डिटेल स्टडी जो करेंगे हम, एक एक करके सारे भाग इसके पढ़ने वाले हैं। इसको एक एक करके भाग इसके देखेंगे हम। यहाँ सबसे पहला जो भाग आएगा, नेफ्रॉन की संरचना में दो भाग हैं, उनका अध्ययन अब हम करने वाले हैं।